ओके, नो इशू। हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल लॉज। फाइनेंशियल लॉज मींस हम लोग जो मार्केट है ना, फाइनेंस तो मेन स्ट्रीम है हमारे लिए। विदाउट फाइनेंस वी कांट स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस। मार्केट जाना है, पैसा चाहिए। शॉपिंग करना है, पैसा चाहिए। राइट? बिजनेस करना है, पैसा चाहिए। सोशल सर्विस भी करना है, पैसा चाहिए। सो फाइनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल लॉज? जैसे हर चीज को एक लीगल एथिक्स होता है, वैसे ही फाइनेंस को भी क्या है, एक लीगल एथिक्स। तो फाइनेंस में भी क्या लॉज है ना? जैसे साइबर में हमने साइबर लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो साइबर में हम सिर्फ क्रिमिनल लॉज, जो भी मतलब नॉट ओनली क्रिमिनल लॉ ही है, उसमें सारा जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो लॉ हम पढ़ रहे हैं कि वहां पे भी हमें क्या सिक्योरिटी मिल सकती है। तो फाइनेंस में जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, शॉपिंग से रिलेटेड हो, तो वहां पे भी क्या लॉज है, क्या सिक्योरिटीज है, क्या अवेयरनेस है जो हमें लेना चाहिए, उसमें भी क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या अवेयरनेस है, क्या क्लॉजेस आते हैं, क्या नोटिफिकेशंस आते हैं रिगार्डिंग दैट। सो वी विल सी हियर। तो फर्स्ट जो हमारा आज का ये है कि हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में फाइनेंशियल लॉज क्या होता है। फाइनेंशियल लॉज में पहला चैप्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ठीक है, सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज ये हम देखेंगे जस्ट फॉर समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ताकि बाद में भी आपका जो पूरा लेसन है वो आपको समझ में आए। और इस बार आपको टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिफरेंट, ट्रिक्स मैनेजमेंट टोटल डिफरेंट, साइबर लॉ टोटल डिफरेंट, फाइनेंशियल लॉ टोटल डिफरेंट, और इसके बाद करंट ट्रेंड्स एंड केस स्टडीज का भी है फाइनेंस में आपका, जो इसके बाद का है वो भी टोटल डिफरेंट। सो फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और उसमें स्टडीज करने की कोशिश करिए। मैंने क्या स्टडी आपको बताया था कि यू हैव ओनली 60 डेज। 60 डेज भी नहीं है, अभी तो कम ही हो गए, 55 डेज ही है। सो हर सब्जेक्ट को थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए। हर हफ्ते में डिसाइड करिए कि आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये यूनिट पढ़ूंगा, वो यूनिट पढ़ूंगा, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट बिकॉज यू आफ्टर एमबीए के बाद आप लोगों को पूछा जाएगा कि आपने एमबीए किस में किया, तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। सो पर्सन यही कंसिडर करेगा कि यार ये फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है तो इसे तो सारी चीजें पता है ना। सो आपको नॉलेज चाहिए तो लाइब्रेरी आइए, लाइब्रेरी से बुक उठाइए, जरूरत नहीं है इतनी महंगे बुक्स परचेस करने की, और पढ़ना स्टार्ट करिए डिफरेंट डिफरेंट वेज, क्योंकि बुक्स तो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट एंड सर्विसेज क्या होता है फाइनेंस में? रेगुलेशंस एक्ट, है ना। व्हाट आर रेगुलेशंस? रेगुलेशंस क्या है? आपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा है क्या? लेट मी शो। मैं आपको एक आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हैव यू सीन माय स्क्रीन एवरीवन? यस मैम। ओके, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिलेबस में क्या है, और सिलेबस के हिसाब से ही जाएंगे। आप भी बुक्स उसी हिसाब से पढ़िए। ठीक है, तो पहले हम फाइनेंस में पहला जो यूनिट है उसमें हम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होती है असेट्स, उसमें क्या रूल्स है। उसमें जैसे आपको पता होगा, जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, आपको पता है जैसे बिल्डिंग की जो वैल्यू होती है वो 30 ईयर्स की होती है। जैसे अगर आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिल्डिंग्स मशीनरीज परचेस करते हैं, है ना। फिर उसे काम हो जाने के बाद हम रीसेल कर देते हैं, या फिर उसे लेट आउट कर देते हैं, रेंट पे दे देते हैं, है ना। तो उसके लिए अलग से लॉज होते हैं। गॉट इट? तो वही हमें यहाँ पे पढ़ना है कि अगर कंपनी में मशीनरीज परचेस की जा रही है, तो उस जब स्टार्टिंग में की थी तो उसका रूल्स क्या था, जब हम किसी को सेल कर रहे हैं तो उसका रूल क्या है, हम लेट आउट कर रहे हैं तो उसका रूल क्या है। गॉट इट? तो ये सारी चीजें, सिक्योरिटाइजेशन सेम शेयर्स में भी लागू होता है।
अगर मैंने आज 50 शेयर टाटा के परचेस किया, अब 20 ईयर्स हो गए और मुझे अभी टाटा में इन्वेस्ट नहीं करना, तो मुझे उसे रीसेल करना है, मुझे सेल आउट नहीं करना है, रीसेल करना है, किसी को दे देना है, तो उसका क्या है? तो एवरी असेट्स का रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट है ना। अभी एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं, जैसे पुराने जमाने में एक ही डॉक्टर रहता था जो सारी चीज मतलब पूरी बॉडी को रिकवर कर देता था। अभी क्या हो गया है, पार्ट हो गए, है ना, पार्ट हो गए हैं और हर एक का स्पेशलिस्ट है। टीथ का अलग से है, आईज का अलग से है ना, थ्रोट का अलग से हो गया है, ईयर्स का अलग से हो गया है, बॉडी के हर पार्ट को अलग कर दिया है और उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। गॉट इट, समझ में है आपको? तो अभी आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, ऑब्वियसली वो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उसके पास जाने से आपका अगर ठीक होता है तो ऑब्वियसली वो अपने रूल के हिसाब से उसने जो पढ़ा है या जो भी इंस्टेंट आपको दे सकता है वो कोशिश करेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे भी ठीक होगा, बट वो टाइम लगेगा क्योंकि वहां पे आपको पैसे पे नहीं करने हैं। और एक्सपर्ट के पास जाओगे तो वहां पे आपको पैसे देंगे, बट उसके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वो करेगा। तो ऐसे ही बिजनेस में, मार्केट में, और अभी हम एडवांस में जी रहे हैं, तो एडवांस में तो इतनी एन नंबर ऑफ मार्केटिंग है, एन नंबर ऑफ। अभी तो आप लोग काफी मतलब ये है, जैसे मैंने साइबर लॉ पढ़ रहे थे तभी हम मैंने बताया था कि अगर कोई भी मैसेज आ जाता है या कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो हम लोग क्या करना चालू करते हैं, सर्चिंग कि किसका प्रोडक्ट है, इसका वेबसाइट है कि नहीं, इसका एड कैसा है, इसका फीडबैक कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम रिसेंट एग्जाम्पल मैं लूंगी, अभी ये इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने परचेस भी किए इलेक्ट्रिक, जो ये हो रही है, मार्केट में स्प्रेड हो रही है। लेकिन उसका जो फीडबैक है, आपने अगर लिया होगा, मैंने लिया है उसका फीडबैक, तो जो पेट्रोल गाड़ी है या फिर डीजल गाड़ी है उससे कम ही है ना। जैसे अगर आपको थोड़ा मतलब 30 का एवरेज देती है, 30 के स्पीड से वो जाती है, 30-40, और जैसे ही आप अगर उसको स्पीड अप करने, किसी ने ली है इलेक्ट्रिक बाइक, थोड़ा सा आप अगर उसका पिकअप बढ़ाते हो तो वो उतना स्पीड नहीं देती है जो पेट्रोल बाइक थी। गॉट इट, किसी ने ट्राई की है? यस yes? किसी ने परचेस किए है, किसी को करना है? कम ऑन, या आपने मार्केट से फीडबैक लिया है इलेक्ट्रिक बाइक का? हेलो, एम ऑडिएबल? लेट्स स्पीक गाइस। Yes, ma'am. तो क्या है उसका फीडबैक? हेलो, ओके। तो ये जो एसेट आ रही है मार्केट में, है ना, वो रूल्स रेगुलेशन के साथ ही आई होगी। तो उसमें बहुत सारे रूल, जैसे हम लोग देखते हैं ना, गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या उसका ब्रोशर मिलता है, तो उसमें सारे डिटेल्स होते हैं, उसमें सारे लॉज होते हैं कि ये कैसे कैसे किसने बनाई है, इसमें क्या क्या, इसका इंजन कितना है, इसकी कैपेसिटी कितना है, इसका माइलेज कितना है, एवरीथिंग उसमें मेंटेन किया होता है। अब अगर वो बाइक फेल हो जाती है, जैसे मैंने परचेस किया और उसका प्राइस भी कॉस्टली है, मतलब 1 लाख के आसपास जाता है, 1 या 150 या 125 के आसपास हो जा रही है बाइक, तो उसमें वो सारी चीजें हैं, है ना। अगर मुझे वो उसमें कुछ जैसे कि ब्रोशर में दिया है उसके डिटेल्स की ये ऐसा है, इसमें ये है, वो चीजें एवरीथिंग है, लेकिन मुझे कहीं लग रहा है कि ये चीज नहीं, ये तो मैं कंप्लेन कर सकती हूँ। आई हैव अ राइट, कस्टमर केयर में, कंज्यूमर केयर में मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ कि बाबा आपने तो इतना इतना सारी चीजें दी थी, लेकिन इसमें तो ये चीज है ही नहीं, ये आपने कहा था 40 का माइलेज है, ये तो 40 का माइलेज ही नहीं दे रही, 30 का ही दे रही है ना। तो ऐसे फीडबैक्स में दे सकती हूँ। सो फाइनेंशियल लॉज में भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं और पैसा दे के वो सारी चीजों को परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव राइट टू फाइट अगेंस्ट इट। सो हम लोग यही देखेंगे, और आपका जो सिलेबस है उसमें हम लोग सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी क्या है, सरफेसी एक्ट क्या है ना, और इस एक्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, सिक्योरिटी क्या है, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, मशीनरीज में, असेट्स में, मार्केट में क्या क्या हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फॉर्मेशन क्या है, सरफेस, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, सरफेसी एक्ट ये आएगा ही आएगा। नीड क्या है सरफेसी की, ऑब्जेक्टिव स्कीम्स क्या है, फीचर्स क्या है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, स्पेशल पर्पस कंपनीज,
कॉर्पोरेट में इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह हायर करती है, तो उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस होगा, फंडिंग क्या है सिक्योरिटाइजेशन के लिए, असेट में ऑफेंस क्या क्या है, अगर असेट्स हम परचेस कर रहे हैं कंपनी के लिए, अगर वो कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, उसमें क्या ऑफेंस है, क्या पेनल्टीज है ना। उसमें भी एक रूल होता है कि इतने साल के बाद आप किसी को भी जैसे फ्रॉड होते हैं ना, जैसे अभी हम OLX पे वगैरह बाइक देखते हैं, असेट्स देखते हैं बहुत सारी, वो लोग फॉल्ट नहीं बताते, वो उतना मस्त उसे चमका के दिखाते हैं कि यस वो। अभी जो इंसान कीड़ा होगा ना, कीड़ा समझते हैं आप, कि मतलब जिसे ऑटोमोबाइल का पूरा पता है, तो वो पहले क्या करेगा, चेक करेगा, चला के देखेगा, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा, अरे आपने तो 30,000 इसका प्राइस लगा है, ये तो 5,000 की भी नहीं है, क्योंकि इसका तो पूरा टूटा फूटा है। मतलब हम लोग कुछ कुछ बाइक अच्छी भी होती है रीसेल में जब हम परचेस करते हैं, लेकिन कोई कोई बाइक्स में बहुत सारा वर्क होता है जो करने के लिए, ये तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमें आ, देख के या उसको चेक करके ही परचेस करनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट यूनिट, और इसके हमें क्या डॉक्यूमेंटेशंस बनाने हैं, डॉक्यूमेंटेशंस बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना जरूरी है, वो भी हम सिक्योरिटाइजेशन मतलब सरफेसी एक्ट में देखेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट डेप्ट क्या है ना, कॉर्पोरेट्स में लोन कैसे लेते हैं, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है ना, वो भी देखेंगे। इंडियन लॉज रेगुलेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, उसके क्या बेनिफिट्स है। देन एक्चुअरीज एक्ट क्या है, उसमें क्या होता है अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स का, और क्या प्रोसेस है, मेंबर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह। देन इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्ट क्या है, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कितने साल तक उसका कंसिडर किया जाता है, उसमें क्या पनिशमेंट्स है, ये सब हम फाइनेंशियल लॉस में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल लॉस से रिलेटेड है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके, नाउ जस्ट फॉर नॉलेज आज हम लोग ये देख रहे हैं। सो रूल्स और व्हाट आर द रेगुलेशंस, रेगुलेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो रूल्स और डायरेक्टिव्स मेड एंड मेंटेन बाय एन अथॉरिटी, ऑब्वियसली अथॉरिटीज होती है ना, कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं। सो एनी काइंड ऑफ, पहले तो रूल्स बन चुके हैं कोई भी चीज के, तो वो जो अथॉरिटी होती है उसने ये सारे रूल्स को अप्लाई किया होता है विद द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी अप्रूवल्स उनके पास रहते हैं। So regulations exist because of the potential economic and social effects of major financial instability, right? Major financial instability, the desirability of maintaining markets which are efficient, orderly, and fair, and the need to protect retail consumers in their dealings with the financial service industries. Got it? Financial service industries means जितनी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है, उसमें बैंक आ गया आपका, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जो आप प्राइवेट लोन्स लेते हो, तो जितनी भी फाइनेंस कंपनीज हैं वो, सो वो क्या कर रही है, पब्लिक को लोन के लिए या डेप्ट के लिए इन्वॉल्व कर रही है। पब्लिक भी असेट परचेस कर रही है बिकॉज फाइनेंशियल कंपनीज सपोर्ट देम, क्योंकि फाइनेंस नहीं रहेगा मार्केट में, और पैसा बोलते हैं ना कि मार्केट में चलना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आपको समझना होगा, ठीक है। तो फाइनेंस है मार्केट में, तो उसे तो स्प्रेड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नया कुछ मार्केट में आया है, तो वो मुझे परचेस करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है, मुझे खरीदना है, तो वो बोलेंगे कि ठीक है हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है, और आजकल मार्केट में होता है, आप कहीं पे भी जाओ, आपको परचेस करना है तो इतना पैसा नहीं देना पड़ता, कुछ पैसे भर के आपको वो चीज ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो फाइनेंस लेना होता है। तो उसमें रूल्स होते हैं, है ना।
कि आपको इतने दिन के लिए दिया जाएगा, 3 साल में आपको पेमेंट करना है। उसका ईएमआई डिसाइड करते हैं वो लोग, जो भी आपने परचेस किया है उसके बेस पे। फिर हम लोग भी हमारा बजट देखते हैं ना कि इतने में हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, है ना। तो जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको भी मार्केट में क्या करना है, ग्रो करना है। तो उनको भी पब्लिक के साथ रिलेशंस रखने पड़ेंगे, है ना। तो ठीक है, एन नंबर ऑफ होते, जैसे 100 लोगों ने परचेस किया तो 100 में से सारे डिफॉल्टर नहीं होते हैं पेमेंट के लिए, कुछ एक होते हैं जो उन्हें तकलीफ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल जो कंपनीज है वो लोन देना बंद कर दे। उनका मार्केट है, वो तो करेंगे, जो भी उनका रूल्स है कि बाबा हमारा ये स्ट्रक्चर है, हम ये बेस पे आपको लोन देंगे, आपको इतने साल में देना है, आफ्टर दैट आपको ये। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन, ईएमआई इंटरेस्ट रेट क्या है, आफ्टर कंप्लीशन के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट जब लेने जाएंगे तो आपको क्या है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें दी होती है। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, या फिर हम लोग इंसिस्ट नहीं करते उनको कि हमें पढ़ना है तो दो। बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड भी होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग दिया है कि रेगुलेशन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट्स ऑफ द मेजर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द डिजायरेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग मेंटेनिंग मार्केट्स। क्योंकि डिजायर है और उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए मार्केट में पैसा तो है ना, चलने के लिए, देने के लिए, लोगों को पैसा देंगे तभी तो लोग उसका ईएमआई के बेस में विथ इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे, है ना। तो जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनको भी कस्टमर की, कंज्यूमर की वैल्यू होती है, और कंज्यूमर की वैल्यू को देख के वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या पब्लिक को फंड रेज करते हैं। समझ में आया क्या, पहले ये बताइए। यस। नेक्स्ट, सो व्हाट इज रेगुलेशंस इन फाइनेंशियल सर्विस, पर्पस क्या है रेगुलेशंस के, और क्यों फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज इन ऑल अबाउट मनी एंड इन्वेस्ट, अभी आएगा सब। फाइनेंशियल लॉज, फाइनेंशियल सर्विस, ऑब्वियस मनी मार्केट में चलाओ, इन्वेस्ट करो, जैसे शेयर मार्केट्स होता है। मैं यहाँ पे शेयर मार्केट को इसलिए फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऊपर से जाएगा, तो हमें सारी सारी हम लोग फाइनेंशियल लॉ देख रहे हैं ना। फोकस क्या है हमारा, फाइनेंशियल लॉज। तो क्या उसमें है एक्चुअल में वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें शेयर मार्केट भी आता है, सिक्योरिटीज है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो इट्स डिपेंड ऑन पब्लिक कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही है। So the financial service is about money and investment. Things can go wrong. Sometimes things can go wrong because of they don't know the rules and regulation. Fraud companies are, lot of fraud companies are available in market. जो हमें ना, हम लोग उसे fraud नहीं कहेंगे, but their rate of interest is too high, 19%, 18%, 20%, है ना। So protection for the public against the risk of losing money due to sharp practice of poor has always been required, है ना। उसके लिए मैं एग्जांपल आपके सामने रख सकती हूँ, जैसे कि नीरव मोदी का एग्जांपल है, उसने फ्रॉड किया है ना, इतना पैसा लेके ये गया। आपका विजय माल्या भी है, हर्षद मेहता है जिसने शेयर मार्केट में बहुत ये किया। तो ऐसे जो लोग हैं जो रिस्क लेके ये सब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो ये आपने कॉर्पोरेट लॉज में पढ़ा था लास्ट टाइम। तो ये सारे चीजें भी होती है, लेकिन इसके लिए भी, इससे भी बाहर निकलने के लिए हमें उसके रूल्स रेगुलेशंस और प्रैक्टिस मस्ट है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या डिसीजंस लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यही दिया है कि the financial services industry is in all about money and investment. Things can go wrong, so the protection for the public against the risks of losing money due to sharp practice, है ना, or poor decision making has always been required. The main purpose and aims of regulation in industries का क्या है, maintain and purpose of fairness, efficiency, competitiveness, transparency and order lines, means rules and regulations. Of course अगर आप
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने फाइनेंस का कंप्लीट कर लिया और किसी के पास बहुत पैसा है, तो आपने एक मार्केटिंग, आपने सोचा कि नहीं यार मैं मार्केट में पैसा चलाऊंगा 18% के हिसाब से या 15% के हिसाब से मैं दूंगा, ये बिजनेस ही है ना। अभी आप पैसा दे रहे हैं लोगों को, लोग भी ईएमआई दे रहे हैं विथ इंटरेस्ट के साथ, तो आपको पुरा रहा है ना। अगर आपने मार्केट में किसी को 10,000 दिए और 10,000 में आपको 15 मतलब 3 महीने के लिए, वो डिपेंड करता है कि उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो भी एक बिजनेस अच्छा है, लेकिन अच्छा चाहिए। तो दे रहे हैं परसेंट के हिसाब से या 15% के हिसाब से, तो आपको 3 महीने के लिए दिए, तो मैंने 10,000 में कितने कमा लिए, अगर उसने अच्छे से दिए तो 4500 है ना। मतलब जब मुझे रिटर्न मिला तो कितना मिला, 14,500 गॉट इट। तो ये बिजनेस में भी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ना वो किटी का भी ये करते हैं, जैसे एवरी मंथ में लेते हैं और फिर एक साथ देते हैं, वो भी बिजनेस अच्छा है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, वो बोल रहे कि करो फाइनेंस में आप ये करो, बिजनेस है ये, बट इसमें क्या होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, कॉम्पिटेटिवनेस भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रॉपर। जो भी आपने कमिट किया है वो कमिटमेंट को फुलफिल करना है, एंड ऑर्डर लाइंस एंड फॉलो द रूल्स। क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले रूल्स करते हैं कि नहीं, ये तारीख को ही सारी चीजें होंगी, ये तारीख को ये चीजें होंगी, तो लाइन फॉलो द, जो भी उसके क्लॉजेस है। अभी छोटी छोटी कंपनीज कोई एग्रीमेंट वगैरह या कोई उसका ब्रोशर या कोई उसके ये नहीं बनाते, बट बनाना चाहिए, ताकि हमारे लिए उसके एथिक्स, बिजनेस के एथिक्स और रूल्स रेगुलेशंस रहे, ताकि पब्लिक भी जिनके साथ हम डीलिंग करने चाहते हैं वो भी आप क्या करे, ट्रस्ट करे। गॉट इट? वेट अ मिनट सर। यस सर। सो फाइनेंस में अगर आपको ये बिजनेस करना है, तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस लगेगा। ठीक है, ये भी बिजनेस अच्छा है। नाउ प्रमोट अंडरस्टैंडिंग बाय द पब्लिक of the operation and functioning of the financial services and industries, right? So what we promote, what we understand, the operations means आप किस तरह से वर्क करेंगे। जैसे अपना ये मेरा मेरा अगर बिजनेस है ना, मैंने स्टार्ट किया कि मैं फाइनेंशियल्स बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो जैसे आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स है ना, मेरे पास भी स्कीम्स है, अपनी फाइनेंशियल सर्विस की छोटी एजेंसी चला सकती हूँ, फिर वो ले सकती हूँ जिसके अंडर मुझे मेरे पास स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड का स्कीम्स है, लॉन्ग टर्म लोन का स्कीम है, शॉर्ट टर्म लोन का स्कीम्स है ना। तो ऐसे भी मैं ला सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना होगा कि पब्लिक को कन्विंस करना है, मुझे मार्केटिंग करना है ना, कि भाई मैं इतना दूंगा, फिर आप इतने रेट से ये करिए, अगर आपने इतने दिन में नहीं दिया तो क्या होगा। तो ट्रस्ट फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है इसमें, है ना। सो द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बाय द पब्लिक ऑफ द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो ये तो छोटा एग्जाम्पल दिया, जितने फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है एन नंबर ऑफ है। मैं हम लोग जब कॉर्पोरेट में थे तो हमारे पास भी बहुत सारी इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग को साइड पे मशीनरीज लगती थी, तो बड़ी बड़ी मशीनरीज के लिए बैंक तो करती नहीं थी, क्योंकि बैंक से ऑलरेडी हम सीसीज वगैरह ले रहते थे, तो हम लोग
अदर वे से जाके, मतलब अदर फाइनेंशियल प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम लोग लोन देते थे। तो एन नंबर ऑफ श्री कंपनी थी ऐसी, बहुत सारी श्री फाइनेंशियल सर्विसेज थी ऐसी, तो वो लोग हमें देते थे। और वहां पे भी साइट्स पे भी हम लोग को वो कोऑपरेट करते थे आने के बाद। तो उनका जो रूल्स एंड एथिक्स था कि उनको उस टाइम में ही वो पे, अगर आज की डेट में मैंने ईएमआई पे नहीं किया तो आज के डेट का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग से वो लगाते थे। तो ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए बैठी है, तो उनके रूल्स और एथिक्स डिफरेंट है, हर एक का अलग अलग होता है। जैसे गोल्ड लोन में अगर आप जाते तो उसका डिफरेंट है। तो so that is third, provide protection for members of the public investing in or holding financial products, right? पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, सर्विस दे रहे हैं। सो प्रोटेक्शन फॉर मेंबर्स मतलब उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए कि नहीं, मतलब प्रोटेक्शन कैसा कि भाई जैसे मैंने उनको बोला कि 15 साल के लिए मैं आपको दूंगी। अभी उसमें क्या होता है कि एक हाथ दो महीने अगर उसने नहीं दिया ईएमआई तो उस टाइम उसे तुम हरास नहीं कर सकते, है ना। ठीक है भाई मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ का मशीनरीज हम लोग लेते थे, तो वो लोग एडजस्ट करते थे। क्या होता था कि थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता था। तो उसमें भी सोच है कि आज की डेट में मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन कंपनी मुझे सपोर्ट कर रही है उस चीज को करने के लिए। बड़ा रिक्स है ना, बड़ा रिक्स है। तो बड़ा रिक्स के लिए अगर मैं, मेरा काम कंप्लीट हो रहा है आफ्टर उस चीज के बाद और मुझे उसको एक्स्ट्रा 500 या 1000 रुपीज देना पड़ रहा है, सो दैट इज ओके, राइट। तो इससे क्या होगा कि मेरा सर्विस भी कंप्लीट होगा, मुझे प्रोटेक्शन भी मिलेगा और सामने वाला भी खुश होगा। तो नेक्स्ट टाइम ये लोन कंप्लीट होने के बाद मुझे अगर और पर्सनलीज लेना है तो वो सामने वाला मुझे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। गॉट इट। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में चलती रहती, क्योंकि ब्रांड है। जैसे टाटा को कोई भी डिनाई नहीं, को कोई भी डिनाई नहीं करता लोन देने से, विप्रो को कोई भी डिनाई नहीं करता लोन देने से, बिकॉज ऑफ ब्रांड। उनको पता है ये आज नहीं कल, क्योंकि कंपनी का अगर उसने रेपुटेशन खराब हो मार्केट में तो चलेगा नहीं। तो अपने रेपुटेशन को सेव करने के लिए कंपनीज या इंडस्ट्रीज क्या करती है, इन इंस्टीट्यूशंस को ऑन टाइम पे पेमेंट करती है एज पर क्लॉज एंड रूल्स के हिसाब से, फाइनेंशियल सर्विस एक्ट के हिसाब से। गॉट इट। सो मिनिमाइज क्राइम एंड मिसकंडक्ट इन द इंडस्ट्री। क्राइम कमी होती है क्योंकि उनको पता है अगर कंपनी को, जैसे विप्रो ने लोन ले लिया तो विप्रो कभी भी उसके पैसे नहीं बुड़ाएगी, क्योंकि पता है नाम तो खराब हो जाएगा, मेरे क्लाइंट कोई नहीं आएंगे। तो ये सब चीजों को भी बहुत चेकआउट किया जाता है ना। क्राइम करने से, मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, आप उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। नाउ रिड्यूस सिस्टमिक रिस्क। हाँ रिस्क तो होता ही है। तो अगर आपका ब्रांड है और आप टाइम पे ये सारी चीजें कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिस्क जो है वो कम होता है। वैसे कम नहीं होता लाइफ में कभी, सब सपोर्ट अगर आता है तो कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, और कॉन्फिडेंस ग्रो हो गया तो रिस्क भी कम लगता है। अगर इफ नो वन इज सपोर्ट यू, नो वन इज help you, so that time you lose. Now you just feel like that, what should I do now? But if you have support and if someone is help you, so that time your confidence is going good and you feel like that yes, I will do it. So support system is most important, and that support you have to be you have to maintain transparency for that particular industry, for that particular person. For example, you have opened your bank accounts in bank, right? You have invest your gold in your bank. Why? Because of trust. You know that that bank is going good and they will give me a good return, right? So that is the difference. And risks. Got it. Now assist in maintaining the market's financial stability by taking appropriate steps, right? So financial stability is most important and you need to take appropriate step for that. You should maintain the position in market, right? So that is next. Now financial services and regulations, how they develop, what is the reason and how we develop the services, financial services. So development of global market, right? Global means internationally you should grow up,
So international cooperation is most important for that. And now in our metro cities like Pune, Mumbai, and everywhere, international company and n number of international companies are here, and they provided n number of services, n number of investments, right? So they developed, but we Indians are just invest them, right? So series of crises, collapse of Bearing banks, Enron, WorldCom, that is the name of companies and all. So in 2008, credit crunch, a common approach needed, cooperation between regulator worldwide. So n number of जितने भी अभी म्यूचुअल फंड्स है या आ रही है सारी फॉरेन कंपनीज के सब है ना, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं क्राइसिस बैंकिंग के थ्रू या नई वर्ल्ड बैंक में जो भी रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, बैंक भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो तो बैंक के थ्रू आ रहा है। कोई भी शेयर मार्केट में आता है बैंक में, तो आप दोनों के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको उसमें डिफरेंस पता चलेगा कि बैंक में अगर मैं म्यूचुअल फंड ओपन करता हूँ तो मुझे ये रेट मिलेगा, और अगर मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मिलेगा, है ना। अभी तो आपका डीमेट ये वो तो इजीली बैंक में ही सारे सब बैंक से कनेक्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो गए हैं ना, जैसे अभी भी हो ही रहे हैं इश्यू, बट उसे कंट्रोल करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो इन सबको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो उसके इसमें है। हाँ, अगर बैंक में अगर कुछ हो जाता है तो इसमें 100% है कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, लेकिन अदर फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के अगर आप लेते हैं तो गारंटी कम होती है। नाउ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, ये तो हमने देखा है कि बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और फ्रॉड्स होते हैं। सो थिंग्स कैन गो रॉन्ग लाइक अ रिस्क ऑफ लॉसिंग practice or poor decision making. So investor and the public need protection. ये तो पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कब होता है, जहाँ पे बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता है, जिसने जिसको रिस्क संभालने नहीं आई है, जैसे बहुत सारा पैसा उसने ले लिया और खर्चा कर दिया और लोगों को रिटर्न ही नहीं किया उसने, है ना। तो उसने क्या किया, सिर्फ अपने पे ध्यान दिया, लोगों के बारे में सोचा ही नहीं कि मैं लोगों का पैसा यूज कर रहा में आना चाहते हैं फाइनेंस के इसमें, तो आपको रिस्क फैक्टर बहुत है। और ऑलवेज थिंक कि यस, और ऑलवेज थिंक कि आपको उसमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, पावरफुल डिसीजन मेकिंग होना है। क्योंकि समटाइम्स सम पर्सन्स ग्रीडी है ना, ग्रीडीनेस आ जाता है, इतना पैसा है मेरे पास, इतना पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, आपने कमिटमेंट किया है कि आप पब्लिक के लिए काम करोगे, आपका नाम खराब हो जाता है, जैसे हुआ नीरव मोदी है, चंदा कोचर है। मतलब आपको जो पावर्स, कहने का मतलब ये है कि आपको जो पावर मिले हैं आपने उसका मिसयूज किया, पब्लिक का पैसा है ये ना। गॉट इट। सो हर्षद मेहता है, विजय माल्या है, ये इन लोगों ने क्या किया है, पब्लिक को यूज किया, पब्लिक का पैसा लिया है। वो बात अलग है कि वो रिकवर हुआ बाद में, नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अगर काम करना है तो मत करिए। और इस चीज में आपको रिस्क फैक्टर बहुत होता है, जैसे बैंक से या एनएमसी से हमें बार बार रिमाइंडर आते हैं कि पे योर लोन, पे योर डेट, पे योर टैक्स ऑन टाइम एंड इन नंबर ऑफ व्हाट इट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज। ओके, सो रेगुलेटरी बॉडीज, greater impact on society and the economy, right? So self regulations is most important। रेगुलेटरी बॉडीज होती है, वहां पे आप अकेले नहीं, तो आपके साथ बैंक होंगी या और भी होते हैं, दो चार लोग पार्टनर्स होते हैं, तो ऑन दैट बेसिस पे वो बिजनेस होता है। ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। नाउ सेल्फ रेगुलेशंस नो लॉन्गर वर्क, है ना, इसमें क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है और बहुत साल तक नहीं चलता है ये, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस है। सो कंट्रीज टुक अ स्टैट्यूटरी अप्रोच, rules were formalized and regulatory bodies were set up, everything set up। Got it? So
इनिशियल मार्केट डेवलपमेंट जो होता है वो सेल्फ रेगुलेशन, मतलब आप सेल्फ के रूल्स रेगुलेशन से फॉलो कर रहे हो, जैसे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, सेल्फ रेगुलेशन की नहीं, ठीक है। सो द पार्टिसिपेंट्स बिगिन टू सेट द रूल्स, रूल्स होते हैं, एग्रीड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर सेट। सो स्टॉक एक्सचेंजेस सेट रूल्स फॉर मेंबर्स एंड police their implementation, राइट। सो उसकी पॉलिसी होती है, रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, ऑन दैट बेसिस पे ही हमें डिसाइड करना है। जैसे बहुत बार हम लोग सोचते हैं, अभी तो आप फ्रेशर से तो आप सोचते हैं करूँ कि नहीं करूँ, डू डोंट्स होते हैं एवरी बिजनेस में, तो गो थ्रू पॉजिटिविटी, करना तो है, रिस्क फैक्टर तो रहेगा। सो अगर हम रिस्क लेंगे तो ही कुछ अच्छा होगा, और ऑलवेज थिंक कि पॉजिटिव, अच्छा ही करेंगे, सो ऑब्वियसली द थिंग गोइंग गुड विथ यू, गॉट इट। सो दैट इज नाउ द यूके। हम लोग अदर स्टेट का देखते हैं, अदर कंट्रीज का देखते हैं कि वहां पे क्या इन्फ्लेशन है रिगार्डिंग फाइनेंशियल लॉज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेशंस इम्पैक्ट the UK. What it is? UK regulations, Financial Services and Markets Act 2000 में क्या दिया है कि the piece of legislation simplified things from a previous mixture of different law and different way of enforcing them. मतलब कहने का ये है कि वहां पे रूल ऐसा है कि अगर आपने फट लिया, in case you are unable to make a payment, so they enforcing you, तुरंत वो आपको बोलेंगे कि नहीं पेमेंट करो, पेमेंट करो। इफ यू टेल देम कि सम काइंड ऑफ, तो ओके फिर ठीक है, उसके साथ ये दो, इस तरह से वो एनफोर्स करते हैं। सो द फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी जो है, एफएसए जो है, फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी वाज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ FSMA 2000 and was responsible for the regulation of the financial service industry, ठीक है। तो उसका जो आरबीएस है, मतलब बैंक जैसे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो आते हैं, saw the need of strengthen UK regulatory framework, deal with all firms and the global nature of market, and in 1st April 2013 the government made changes to the way to financial service industry regulated। तो उसमें जो भी उनको फ्रॉड या कुछ भी दिखाई दिए, तो उसके केस में वो गवर्नमेंट के अंडर चला गया, जिन्होंने फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट बनाया ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। नाउ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व्हाट इट इज, तो फाइनेंशियल पॉलिसी कमिटी भी है ना, ओम्बड्समैन भी है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब आप देखिए कि कैसे रेगुलेशंस है, ये यूके का। फिर उन्होंने एफएसए अथॉरिटी बनाया, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का एक अलग से कॉलम, मतलब रूल बनाया कि इसमें ये एक्ट में ये आएगा, देन स्टेबिलिटी आएगा, उसमें क्या क्या आएगा, तो उसके लिए कमेटी बनाई। सो एस्टेब्लिश इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड में बनाया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्रो prudential regulations ensuring the overall UK financial system remains stable, got it। So promoting safety and soundness regarding that, and prudential regulation authority PRA जो दिया है, रेगुलेशन एक्ट एंड सिक्योरिटीज जो होता है, सुपरवाइजर सिग्निफिकेंट जो इंडिविजुअल फर्म्स होती है, जैसे बैंक है, अभी तो हमने एन नंबर ऑफ बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक हमारा जो इंडियन बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इनके साथ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो that is, so include deposit taking institutions, insurers and other prudentially significant investment firms। अभी तो हमारा बहुत इंडियन पीपल जो है वो काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर अदर कंट्रीज में। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय प्रमोटिंग द सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ पीआरए ऑथोराइज्ड फर्म, पीआरए ऑथोराइज्ड फर्म होनी चाहिए। सो रिटेल एंड होलसेल markets are there, दोनों भी है, retail and wholesale। So overall the UK structure of financial authority। Now what financial conduct authority, what it is established in 2013 में हुआ, जैसे जैसे सारी चीजें होती है वैसे वैसे रूल्स चेंज होते हैं और उसमें नया यू टर्न आ जाता है। सो जो जितनी भी कंपनीज है वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेवल्स पे, वो लोग भी ये सब चीजों को रोकने के लिए, फ्रॉड और ये सब रोकने के लिए हेल्प करती है। सो एचएम ट्रेजरी इन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ हाउ द एफसीए कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, है ना। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी को राइट्स रहते हैं, सो इट इज अकाउंटेबल टू ट्रेजरी मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट,
या उससे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हम लोग साल में बजट देखते हैं ना, तो इसमें उस बजट में इन सब का जिक्र होता है। सो उसमें क्या है रोल ऑफ एफसीए, एफसीए के रोल्स क्या है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्ट। सो सुपरवाइज इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज, एक्सचेंज मनी एक्सचेंज करना होता है ना, जैसे हम अदर कंट्रीज में जाते हैं तो उस पर भी उनको पैसा मिलता है। तो सो व्हाट वी दे लुक एट फॉर, सो सुपरवाइज इन्वेस्टमेंट एक्सचेंजेस, मॉनिटरिंग फर्म और कंप्लायंस विद द मार्केट अब्यूज, मार्केट में जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसमें वो मॉनिटर कर रहा है ना। अगर उसे लगता है तो बंद करो ये कंपनी, उसको तुरंत नोटिस दे दो। अभी तो आपको गूगल में भी पता चलता है कौन सी कंपनी मतलब ऑन गोइंग है और कौन सी कंपनी है। मतलब शेयर परचेस करने के पहले बहुत सारे लोग पहले सर्च कर लेते हैं कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। सो दैट इज अ गुड डायरेक्टिव आ जाता है उसमें। इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट इनसाइडर डीलिंग। यस, हम लोग पहले इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करिए, डिसाइड करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, रिसर्च करिए, एंड देन यू हैव टू बी इन्वेस्ट। देन ओवरसीज द फाइनेंशियल ओम्बड्समैन सर्विसेज, एफओएस। ओम्बड्समैन में जाके भी देखिए उस कंपनी के कितने कंप्लेंट्स आ गई है ना। उसको चेक करने के बाद ही आप सजेस्ट, वहाँ पे एन नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आर देयर। अभी तो गूगल में आपको फ्री एडवाइस में भी मिल जाती, फ्री एडवाइसेस मिल जाती है। जैसे अगर शेयर मार्केट के एक्सपर्ट है वो आपको बोलेंगे कि इसमें ये मत करो उसमें वो मत करो। फाइनेंशियल जैसे एन नंबर ऑफ एडवाइजर्स आर अवेलेबल इन योर गूगल एंड एवरी सेक्टर्स। सो यू जस्ट पुट द मैसेज की व्हाट काइंड ऑफ शेयर्स यू हैव टू परचेस एंड दे विल सजेस्ट यू। सो इन फाइनेंशियल सर्विसेज इफ यू वांट टू चेक कि ये कंपनी से मैं फाइनेंस दे रहा हूँ तो यहाँ पे इसका क्या स्टेटस है ओम्बड्समैन में, तो आपको वहां पे उसका स्टेटस आ जाएगा। ओम्बड्समैन का ओपन करिए, वहां पे आपने कंप्लेंट डाली, सॉरी वहां पे आपने सर्च किया, उस कंपनी का नाम डाला तो उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। गॉट इट। सो दैट इज द मनी एडवाइस सर्विसेज एंड द फाइनेंशियल सर्विस कंपनसेशन स्कीम्स, उसमें स्कीम्स भी है, ये हम पढ़ेंगे बाद में देखेंगे। जैसे बहुत सारे लोग परचेस करते हैं ना प्रॉपर्टीज और वो अनेबल हो जाते हैं पेमेंट के लिए, तो वो बैंक क्या करती है उसको सील कर लेती है और उस प्रॉपर्टी को फिर से रीसेल करती है। तो ये भी इसमें ही आता है ना, रीसेल रिकंस्ट्रक्शन जो भी है। तो वो लेना चाहिए कि नहीं वो भी हम देखेंगे वो आगे वाले नेक्स्ट वाले इसमें। अभी तो हम लोग सरफेसी एक्ट और आज तो हम लोग जनरल ही देखते हैं एफआई का। So regulated, next है responsibility under financial services। responsibility क्या है? So regulates a standard of conduct in retail and wholesale markets। रिटेल एंड होलसेल मार्केट में ये रहेगा। सुपरवाइज ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वो तो है। फर्म्स एंड पीआरए रेगुलेटेड, जो भी है वो सारे रूल्स के हिसाब से चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूल्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Now, third statutory objective, what it is, the protect consumer। You should protect consumer, consumers को protect करना है, उसके against नहीं जाना है। Enhance integrity of UK financial systems, जो भी उनका फाइनेंशियल सिस्टम्स है उनको एनहांस करिए। मेंटेन कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड प्रमोट इफेक्टिव कंपटीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को भी उसको आपको हाईलाइट करना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो कितना दे सकता है कितना नहीं दे सकता है, तो वो ये करना है। नहीं, नाउ एफसीए ऑथराइजेशंस में द फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दिया है। हाउ डज द एफसीए ऑथराइज फर्म्स, दे लुक एट द ईच एप्लीकेंट्स, कैसे करेंगे। डज द फर्म मीट सर्टेन थ्रेशोल्ड कंडीशंस, क्या आपको देंगी। क्वालिटी ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट, हाउ फाइनेंशियली स्ट्रांग इज द कंपनी, कैलिबर इज द स्टाफ, ऑल एवरीथिंग इज देयर। देन अप्रूव्ड होती है सारी, मतलब अप्रूव्ड होती है, वहां पे हम जाते हैं तो। सो पीपल हु वर्क इन की रोल्स इन फर्म्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द एफसीए टू कैरी आउट देयर जॉब, है ना। वो सब ये होती है, अप्रूव्ड होती है। आपको वहाँ पे सील मिलता है जब भी डॉक्यूमेंट्स आता है तो अप्रूव का। सो फॉर दोज कंपनी इन कंट्रोल फंक्शन इन एफसीए विल assess a person via the fit and proper test for approved person। उसका सारा टेस्ट लिया जाता है, वो एप्लीकेबल है कि नहीं, वो ट्रांजैक्शन सही करेगा कि नहीं, एवरीथिंग। उसको रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे आपने वर्ल्ड बैंक में अगर देखा होगा, कोई भी बैंक में तो उनके कैबिन कैशियर्स वगैरह के होते हैं और उनको बहुत सिक्योरिटी दी जाती है ताकि वो यहाँ से भाग न जाए या कुछ नहीं। एवरीथिंग उनका टेस्ट वेस्ट एवरीडे होता है। आरबीआई में कभी जाके देखिए, वहाँ पे देखिए कितनी सिक्योरिटी होती है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, बहुत सिक्योरिटी होती है। कभी कभी जाके देखिए। सो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, रेपुटेशन, ये सारी चीजें चाहिए।
competence and capability to fulfill the role and financial soundness. मतलब अगर आप आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे अपना फाइनेंशियल सर्विसेज ओपन करना चाहते हैं तो ये सारी टेस्ट आपको देनी है, ये सारे कैलिबर्स आप में होने चाहिए, तब जाके आपको इस तरह का सर्टिफिकेट अप्रूव्ड करके सर्टिफिकेट मिलेगा और आप उस बेस पे अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हो, अपना इंडस्ट्री चला सकते हो। बट इट सो एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री में भी आपका कुछ मिसकंडक्ट नहीं दिखना चाहिए, मतलब एकदम क्लियर फेयर पर्सनैलिटी होनी चाहिए। देन पास सर्टन रेगुलेटरी एग्जाम्स होती है वो देनी होती है, एंड व्हाट्स देयर फाइनेंशियल सिचुएशंस, व्हाट्स देयर फाइनेंशियल हिस्ट्री, ये सारा आपका स्टडी होगा। आफ्टर दैट कि आप इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन लेवल पे या छोटे लेवल पे अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे क्योंकि आपके पास वहाँ के भी क्लाइंट्स रहेंगे, है ना। तो ये सारे लेवल पे जाके आपको ये करना है। सो दो जो कंट्रोल फंक्शंस होते हैं वो क्या है, दोज इन्वॉल्व इन डीलिंग विद कस्टमर्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, की मैनेजर्स इन्फॉर्म्स मेजर्स रोल्स यू हैव टू प्ले, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फंक्शंस होते हैं उसमें, गवर्निंग फंक्शंस है, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट फंक्शंस है, मैनेजर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं, ऑडिट होता है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट होता है, कंप्लायंस बनते हैं आपके कंपनी से रिगार्डिंग, आपसे रिगार्डिंग, एंड दोज मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस टू कस्टमर, दोज दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फंक्शंस ना, आपको ये देना ही है कंप्लायंस। एंड बेंचमार्क्स, those involved in setting benchmarks like the London Interbank offered rate, उस हिसाब से आपको वर्क, मतलब उनके जो रूल्स है रेगुलेशन, जैसे आपने लंदन का कुछ एफटीसी ओपन किया तो आपको वहाँ के रूल्स फॉलो करने हैं। सो ट्रीटिंग कस्टमर फेयरली, मतलब उनके रूल्स कैसे कस्टमर के साथ कैसे फेयर करना है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पे रूल्स दिए 1 2 3 4 5 6, कंज्यूमर कैन बी कॉन्फिडेंट दैट दे आर डीलिंग विथ फर्म्स एंड दे ट्रस्ट यू प्रॉपरली। जैसे नीडी पर्सन होता है ना तो वो ट्रस्ट करता है कि नहीं यार मुझे मिलेगा तो मैं अपना सारा कर्जा चुका के या जो भी डेप्ट है उसे करके मैं इसका दूंगा, तो दैट इज द रूल। देन प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कैसा है, सर्विस कैसी है, उसका मार्केट में कितना चल रहा है, उसका आउटपुट कैसा है, फीडबैक कैसा है, दैट इज द मेन थिंग। देन फॉर्मेशंस क्या है, क्या अथॉरिटी है, क्या इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर, उसका क्या फीडबैक है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, है ना। देन उसे जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए उसका क्या फीडबैक है, कंज्यूमर्स को किस तरह से उसका परफॉर्म कैसा है उस चीज को लेके, वो किस तरह के कमेंट्स दे रहा है, दैट इज ऑल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। जैसे आपने किसी को फाइनेंस दे दिया और वो आपको बोल रहा है कि नहीं यार इसका अच्छा है, 1 साल के बाद मैंने फिर से मांगा तो दिया इसने, तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, राइट। सो दैट इज मोस्ट। अभी अब अगर मैं आपको बोलूँ जैसे ये टाटा है, अंबानी है, ये लोग इतने ऊपर क्यों आए, क्योंकि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, है ना। अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था तो आज ये इतने बड़े नहीं बनते थे। तो आप, लेकिन उसके लिए उनका रेपुटेशन अच्छा था, वर्किंग की क्वालिटी अच्छी थी, है ना। इतनी बड़ी बड़ी बैंक में इतने वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बिजनेस को इतना ग्रो किया है, दैट मीन्स दे हैव अ गुड फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि उसके साथ उनकी कंपनी का नाम हो रहा है, उसकी बैंक का नाम हो रहा है। जैसे मैंने लोन दिया तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी नहीं यार वो बैंक अच्छी है, आप वहाँ पे ये करिए, वो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफी हेल्प करेंगे। सो दैट इज द फिट। तो फाइनेंशियल लॉज में फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिलती है इंडस्ट्री से या कंपनी से, तो उसे लेने के लिए हमें भी पैसा होना पड़ता है। गॉट इट? होप यू अंडरस्टैंड। From tomorrow or day after tomorrow and from Monday, we have start our regular lectures regarding the financial laws and all, whatever we have seen our syllabus. So have a good day. See you. Bye bye. Any, do you want any questions? Let me ask. No questions? Shall I quit? Am I audible to all of you? Hello.